हाँ सो अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा। सो देखो इधर एक बार देखो तो इसमें मोबाइल में यहाँ तक दिख रहा है क्या? इस पोर्शन से वाले में सर दोनों में आपका ये हाँ इतना ही दिख रहा है। अरे ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ? हाँ पूरा दिख रहा है। ठीक है चलो सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं स्टार्ट बताया था लास्ट क्लास में क्रिटिकल एंगल, जो लोग नहीं थे वो लोग भी देख लो, यहां से समझ में आएगा। क्रिटिकल एंगल वाला ही पार्ट जब देखोगे तो समझ में आएगा। यहीं से आगे वाले टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? चेक करना ध्यान से। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था क्रिटिकल का मतलब आर या पार होता है। क्रिटिकल का मतलब एक ऐसा स्टेज होता है जहां से थोड़ा भी चीजें एक्सीड हो गई तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। मतलब कोई पर्सन जब क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तो आईसीयू में जाता है, और जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, मतलब जिंदा रहता है बाद में डेड हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे भी क्रिटिकल है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाए, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू किधर जाए? रेयर। क्वेश्चन है रेयर टू डेंसर क्यों नहीं जाए? सो रेयर टू डेंसर जाओगे तो क्रिटिकल का कंडीशन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है? वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, अभी देख लो इसको कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, चेक करो डेंसर से रेयर में एक रे ऑफ लाइट जाता है और ये इंटरफेस है। इंटरफेस सबको पता है ना? अरे हाँ कि ना? तुम लोग भी बोलो हाँ सर। इंटरफेस मतलब एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट करता हो। सो किधर जाएगा? डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा ही कम हुआ? बढ़ा। जितना आई है आर की वैल्यू उससे क्या हुई? ज्यादा। थोड़ा आई को और बढ़ाया, जैसे थोड़ा आई को बढ़ाया रिफ्रैक्शन भी क्या हुआ? और बढ़ा। जैसे थोड़ा आई को और बढ़ाया, अभी एक ऐसा कंडीशन आ गया जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द इंटरफेस हो गया, मतलब अब जो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू क्या 90 डिग्री हो गई? आंसर है सोचो अब थोड़ा बढ़ाओगे तो क्या वैसे ही मीडियम में वापस आ जाएगा? आंसर है। तो प्रॉपर्टी को लूज किया कि नहीं किया? किया। मतलब पहले से रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। मतलब क्रिटिकल कंडीशन कौन सा हो गया? ये क्रिटिकल कंडीशन ये तब तक सही है जब तक रिफ्रैक्टेड एंगल कितना एंगल बना रहा हो? 90। जैसे उससे ये ज्यादा हुआ ये वापस से मीडियम में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड TIR। उसका नाम क्या रखेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो एग्जैक्टली मैं ये सिखा रहा था कि क्रिटिकल एंगल पे एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, फॉर रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बहुत सिंपल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टेटमेंट लिख लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, is called क्या बोलेंगे बच्चे? क्रिटिकल एंगल। सही है याद है? अब ध्यान से सुनना, ये रेयर है और ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR ले लिया, इसको ND ले लिया। कई बार ये एयर और वाटर रहता है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे? 1। बट जरूरी नहीं है कि हर बार एयर वाटर ही रहे, ग्लास और वाटर भी तो हो सकता है, तो उस टाइम में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल में कौन रिलेशन बताता है? तो स्नेल्स लॉ, और कोई लॉ ही हमने नहीं सीखा है। तो क्या लिखेंगे बच्चे? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। सो क्या लिखेंगे? ND इंटू साइन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND इंटू साइन, उसका एंगल कितना है? I इक्वल टू NR इंटू उसका एंगल क्या है? R। बोलो हाँ कि ना? अरे NR इंटू उसका एंगल क्या है? R। नरेंद्र आया? सो ND इंटू साइन I की वैल्यू कितनी है? C। I की वैल्यू C कब? जब R की वैल्यू कितनी है? 90। साइन 90 कितना? 1। सो क्या पता चला कि साइन C इक्वल टू जो है वो 1 अपॉन या ऐसा बोल सकते हैं NR अपॉन क्या लिख सकते हैं? ND। बट इसको ऐसे याद रखो 1 अपॉन NDR, 1 अपॉन NDR मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये एक्चुअली नीचे आएगा ना, तो ND अपॉन NR को NDR लिख सकते हैं, बताया था। N12 को N1 अपॉन N2 लिख सकते हैं। सो साइन C की वैल्यू 1 अपॉन NDR हो गई। C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाय NDR, सही है। अब एग्जांपल करके एक देख लो, फॉर एयर ग्लास इंटरफेस, फॉर एयर ग्लास इंटरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस के लिए क्या कर सकते हो, तो चेक करो, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। सो कौन एयर, कौन सा डेंसर, तो आंसर है ग्लास हो गया, डेंसर एयर क्या हो गया, रेयर। सो इस केस में अगर क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन जब देखोगे, सो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, R की वैल्यू और I की वैल्यू क्या है C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। हमें रिलेशन यही यूज करना है, साइन C इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन N, D फॉर डेंसर, मतलब ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और एयर का तो 1 ही होता है ना, इसका मतलब डायरेक्टली क्या हो गया 1 अपॉन NC। सो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन NC। आया कि नहीं आया? आया सर। तो क्या पता चला, क्रिटिकल एंगल के किसी मीडियम का फिक्स होता है, आंसर है हाँ। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, डेंस है कम डेंस है कि ज्यादा डेंस है। अब मीडियम फिक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, फिक्स, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, फिक्स। क्रिटिकल एंगल हर एक मीडियम का कांस्टेंट होता है, जब तक मीडियम नहीं चेंज करोगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या यहां तक किसी को डाउट आया? ऑनलाइन वाले बोलो, बोलो बच्चे। नो सर। नो सर। अब एक TIR भी देख लेते हैं, TIR भी बहुत सिंपल है। सो TIR सबको पता है क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर फुल फॉर्म थोड़ी पूछा। सो अभी देख लेते हैं थोड़ा TIR फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा मोदी जी ने बोला कि क्या होगा कि ये इंटरफेस है, दिस वन इज इंटरफेस, ये रेयरर है और ये क्या ले लिया, डेंसर ले लिया। Whenever a ray of light incident on any interface with angle greater than critical angle, क्रिटिकल एंगल से कोई रे ऑफ लाइट जैसे इंसिडेंट होगा, the ray of light reflected back into the same medium। तो क्या ये 30 है तो ये भी 30 होगा, आंसर है हाँ। ये आई है तो ये भी कितना होगा, आई। आर क्यों नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि तुमको आर रिफ्रैक्शन ही है, याद कर लोगे। आर यहाँ रिफ्रैक्शन ही होता है, बट इसीलिए यहाँ आई लिखा क्योंकि ये जितना एंगल है ये भी क्या होगा, सेम। सो स्टेटमेंट लिखो, when a ray of light, when a ray of light passes from denser to rarer, passes from denser to rarer, incident on an interface with angle greater than critical angle, with angle greater than what, critical angle, comma then THEN, then the ray of light reflected back into the same medium, ray of light reflected back into the same medium, called TIR। रिफ्लेक्शन है लेकिन नाम क्या रखा गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, स्टिल वहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो अभी से दो ऑप्शंस था, मैं आगे या तो लेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करूं और नहीं तो प्रिज्म वाला। मैं प्रिज्म से स्टार्ट करता हूं एंड धीरे धीरे प्रिज्म जब सिखा देंगे उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ TIR सीखेंगे। अभी एप्लीकेशन ऑफ TIR को रोक रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ TIR डायमंड में भी होता है। डायमंड को देखने के लिए क्या यूज करते हैं, सॉरी डायमंड में क्या बहुत सारा रिफ्लेक्शंस होता है ना, मतलब डायमंड का हर एक पार्ट दिखता है इसलिए चमकता है। चमकता क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट हर एंगल से जाके आ रहा है, तो वहां पे कौन सा केस होता है, TIR।
और जनरली उसका शेप कैसा होता है, प्रिज्म जैसे भी हो सकता है। तो वो सब प्रिज्म देखने के बाद करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी क्रिटिकल अगर एंगल सुन लिया तुमने तो साइन से इक्वल टू 1/n। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। कहीं पे भी क्रिटिकल आ गया हमें यूज करना ही करना, ठीक है बच्चे। ऑनलाइन वाले बोलो ठीक है, अरे बोलो यस सर। सो चलो अभी बड़ा सा हेडिंग दो, प्रिज्म। बड़ा सा हेडिंग दो, प्रिज्म। सबने देखा है क्या प्रिज्म, बोलो जल्दी, सबने देखा है क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ प्रिज्म के कितने फेस होते हैं? कितने फेस होते हैं प्रिज्म के? 5। अरे बोलो 6। कोई 7 भी बोलो। 9। अरे सुनो, प्रिज्म के बच्चे मल्टीपल फेसेज होते हैं। सबसे कम फेस होता है 4। सबसे कम जो फेस होता है कितना होता है? 4, जो तुम्हारे लैब में दिखता है। लैब में कैसे रहता है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है। तो 3 ऐसे चिपके रहते हैं और एक इधर रहता है नीचे। सो कितने हो गए? 4। सही है, एग्जैक्टली वो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म होता है। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म होता है। बट प्रिज्म के कई फेसेज हो सकते हैं, लेकिन एक चीज फिक्स है कि कोई भी 2 फेस जो सामने का होगा पैरेलल नहीं होगा। क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर 2 फेस पैरेलल हो गया तो पैरेलल ग्लास स्लैब हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था ग्लास स्लैब, इसलिए नहीं अभी, और ग्लास स्लैब में बहुत सारे टॉपिक्स थे बट बहुत सारे लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, इसीलिए ग्लास स्लैब को वहीं पे छोड़ दिया हूं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्लास स्लैब के, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, प्रिज्म हो जाने के बाद। सो क्या है कि प्रिज्म कैसा भी हो, कितने भी सरफेस का हो, कोई भी 2 सामने का फेस पैरेलल नहीं हो सकता है। कोई भी 2 सामने का फेस पैरेलल नहीं हो सकता है। अगर 2 सामने का फेस, कोई भी सामने का फेस अगर पैरेलल हो गया, सो पैरेलल होने से क्या हो जाएगा बच्चे? सो पैरेलल होने से वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसे काम करेगा। क्या बोला बच्चे, पता चला? बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो यस सर। तो चेक करो, अभी स्टेटमेंट लिखो, इट इज मेड ऑफ ग्लास मटेरियल। किससे मिलके बना होता है बच्चे? ग्लास मटेरियल से। इट इज मेड ऑफ ग्लास मटेरियल having n number of faces such that any two opposite faces, सही है, इन ब्रैकेट में डाल दो, जिससे रिफ्लेक्शन होने वाला है। सो faces such that any 2 opposite faces which are ब्रैकेट में डालना, which are responsible for refraction, सही है, ब्रैकेट क्लोज, cannot be parallel to each other, कोई भी 2 अपोजिट का साइड जो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पैरेलल नहीं होगा। अब तुम्हारे स्कूल वाला ही मैं डायग्राम बना रहा हूं, वही वाला, क्योंकि उसी से रिलेटेड बेसिक चीजें हैं। सो प्रिज्म देखो तो क्या कुछ ऐसा ही होता है? अरे बोलो, तुम बोलोगे कि इसमें तो 3 ही फेस दिख रहे हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक नीचे वाला। एग्जैक्टली ये मैं दिखाया कि रिफ्रैक्शन के लिए 2 सरफेस रेस्पॉन्सिबल है। प्रिज्म में कितने भी फेसेस दिखा लो, रिफ्रैक्शन के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल होते हैं? 2 ही। रिफ्रैक्शन के लिए अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है तो सबसे नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के लिए जनरली 2 ही फेस क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है।
अब घर जब जाना है स्कूल में, स्कूल जब भी खुलेगा तो चेक करना प्रिज्म इसी शेप का दिखता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जब रहेगा ना तो उसको रख के डायग्राम भी बनाओगे तो इसी शेप का दिखेगा। क्या बोला, पता चला बच्चे? अब क्या जरूरी है कि इक्विलैटरल हो? आंसर है नहीं, प्रिज्म तो कैसे भी हो सकता है। अब प्रिज्म देखो थोड़ा ध्यान से, ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। प्रिज्म इस टाइप का फ्रंट व्यू होता है, इस बाइक का इस टाइप के क्या है, फ्रंट व्यू है, मतलब सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। हमें कितने फेस दिख रहे हैं? 3, लेकिन मिनिमम कितना होता है? 4, लेकिन रिफ्रैक्शन में कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2। सही है। जब देखते हैं ना व्हाइट लाइट को, मतलब हमारे लाइट को जो सन से आती है रखते हैं तो क्या होता है? एक सेकेंड बच्चे, बस एक सेकेंड। चलो बच्चे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, ये फ्रंट फेसेस है, रिफ्रैक्शन में कितने फेस इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ 2। अब ध्यान से देखना और क्या सिखा रहा हूं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका नाम क्या रखेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, मतलब हमारे केस में यही 2 रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और इसका नाम क्या दे दिया बच्चे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। सही है। व्हाइट लाइट को जो सन से आती है तो उसको पास कराते हैं तो पता नहीं 7 कलर देखते हैं, वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा फील होगा एक एक टॉपिक के साथ साथ, लेकिन ध्यान से देखोगे तो उस टाइम में 2 ही फेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नीचे वाला क्या कर रहा है भाई? सपोर्ट कुछ तो होगा रखने के लिए, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सही। प्रिज्म बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट उसमें से कुछ प्रिज्म मैं दिखाता हूं कि सर्टेन टाइप्स ऑफ prism are shown below, तो चेक करो प्रिज्म कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एक तो जनरल प्रिज्म हो सकता है जिसमें सारे के सारे क्या हो, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। सही है। अब ध्यान से सुनना, इधर इसमें एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ये θ1, ये θ2 और ये क्या हो सकता है? θ3, पर तीनों का सम कितना होगा? 180। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, मतलब सबका एक एंगल क्या हो जाएगा? सेम 60 60 60। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। सही है। कई बार ये ऐसा भी होता है, इसको क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। सही है। इसमें भी 2 साइड सेम हो जाता है। कई बार 2 साइड अगर सेम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोस्लेस। वो ऐसे भी दिख सकता है। सही है। ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाता है? पैरेलल, तो क्या बोल सकते हैं? आइसोस्लेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। वो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल हो जाए, तब भी क्या बोलेंगे उसको? आइसोस्लेस ट्रायंगुलर प्रिज्म। बोलो हाँ कि ना? बोलो बच्चे। यस सर। यही हम सब सीखने वाले हैं, यही सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। ठीक है, आया बच्चे यहां तक? अरे हाँ कि ना? यस सर। अब मेन पॉइंट ध्यान से सुनना। The angle between two refracting surfaces is called capital A. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान से सुनो, बहुत सारे यहाँ पे सरफेस हो सकते हैं, बहुत सारे फेसेस हो सकते हैं, बट रिफ्रैक्शन के लिए कितने फेस रिस्पॉन्सिबल होंगे? 2। उन्हीं 2 जो सरफेस के बीच का एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं लिखा देता हूं अभी भी। इसका भी नाम क्या दे देंगे बच्चे? ए। सही है। इसका भी नाम क्या रहेगा? ए। इसका भी, ये भी क्या रहेगा? ए, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस क्या है? रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? ए। सही है। तो एक पॉइंट लिखो, द एंगल बिटवीन two refracting surfaces, the angle between two refracting surfaces, ब्रैकेट में डालो, available for refraction, available for refraction, ब्रैकेट क्लोज, is called
एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक ट्रायंगुलर प्रिज्म ही लेके चलोगे और कभी भी 60-60 नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा इसका पॉइंट देखते हैं। पूरे प्रिज्म में सिर्फ 4 फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कितने फॉर्मूला यूज करेंगे 4, लेकिन प्रिज्म एक्सप्लेन करने को पूछा जाए तो वो 4 ही चीजों को डिराइव करके तुमको छोड़ देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। ये प्रिज्म है, दो साइड रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। यहाँ पे प्रिज्म का एंगल जो है उसका नाम क्या दे दिया, ए। व्हाट इज ए? ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, इधर जाएगी, ऐसे ही होता है ना, इधर से आता है, इधर से पास होके जाता है। ये किसी ना किसी मटेरियल का होता है। लेट दिस वन इज Ng, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो गया, ग्लास। प्रिज्म में इस साइड में क्या होता है, एयर, इस साइड में क्या होता है, एयर, और इस साइड में क्या होता है, ग्लास। मतलब अंदर में ग्लास, दोनों साइड में क्या होता है, एयर। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक की दो, इंटरफेस की एक की दो। अब इससे पहले ग्लास स्लैब देखे थे तो वहां पे दोनों सरफेस दो इंटरफेस था, लेकिन वो क्या था, पैरेलल था। यहाँ पे क्या है, इंक्लाइन है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। नो सर, ठीक है। चलो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन इंटरफेस, इसका नाम दे दिया INT1 मतलब इंटरफेस 1। इसका नाम दे दिया IN2 मतलब क्या, इंटरफेस। एक रे ऑफ लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल। बेसिक प्रिंसिपल, कुछ नया नहीं कर रहा। इस एंगल को बचपन में सिखाया गया था, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। क्या बोलेंगे, I। रेयर से किधर लाइट जा रहा है, डेंसर में, तो किधर बेंड्स होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब ये कुछ उसका ओरिजिनल पाथ रहेगा। ये इसका, तुम लोग पूरा लाइन मत खींच देना, मैं तो खींच दिया मिटाने के लिए। सो ये डॉटेड लाइन रहेगा, ठीक है। सो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो एंगल होगा नॉर्मल से, उसका नाम होगा R। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, वापस से क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। इसका नाम दे दिया R1 और इसका नाम दे दिया R2। क्वेश्चन है इसमें ग्लास स्लैब में क्यों R1 R2 को R ही लिखा था, क्योंकि वहां पे दोनों जगह R1 R2 क्या था, सेम। बट यहाँ पे सेम नहीं होता है। ध्यान से सुनो, एक ऐसा पॉइंट है ना, 10th क्लास में हमें लगता था कि R1 R2 की वैल्यू क्या होती थी, सेम। बट टीचर बताते नहीं थे, टीचर हर बार बोल देते थे कि R1 R2 क्या होता है, सेम होता है। बट रियलिटी में R1 R2 सेम नहीं होता। एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए दोनों इक्वल हो सकता है, जनरली ये दोनों R1 R2 इक्वल नहीं होता है। सो ये R1 हो गया और ये R2। ये R1 रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया इस इंटरफेस का, ये R2 इंसिडेंट एंगल हो गया सेकेंड इंटरफेस। नाउ अब किधर से किधर रे ऑफ लाइट आ रहा है, डेंसर टू रेयरर, किधर जाएगा, अवे। सो ये इसका ओरिजिनल पाथ हुआ। ध्यान से देखो, ये क्या उसका ओरिजिनल पाथ, तो इधर जाता तो टुवर्ड्स होता ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, अवे। मतलब कुछ ऐसा जाएगा, सही है। इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्ज होना को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये पहले से पता है, इंसिडेंट रे लिखना है तो लिख दो, इंसिडेंट रे, नाउ रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। और इसी एंगल ऑफ इमर्जेंस को ई से डिनोट करेंगे। चेक करो, जितना नॉर्मल से एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रहेगा पक्का। सो यहाँ पे कितने एंगल आए, 4, और ये इसको लेके कितने हैं, 5। ए, आई, R1, R2 और E। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर में जरूरी नहीं कि एयर हो, प्रिज्म को पानी में भी डाल देते हैं तो इधर वाला क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। मैं एयर ले कर रहा हूं तो किसी का भी दो, मैं तुमको बेसिक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ठीक है। इसके 4 फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो कितने इंटरफेस है, एक की दो। स्नेल्स लॉ कितनी बार यूज कर सकते हैं, 2। तो लिखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ
यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर INT1 मतलब इंटरफेस 1। बोलो क्या लिखे, जल्दी बोलो, डायग्राम देखो फटाफट बोलो। NA इंटू साइन I इक्वल टू NG इंटू साइन R1। बोलो आगे ना। यस सर। कोई भी प्रिज्म रहे ये कभी भी एप्लीकेबल है, प्रिज्म में कुछ भी रहे ये हमेशा क्या है, एप्लीकेबल। अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर INT2 मतलब इंटरफेस 2। तो क्या लिखेंगे दूसरे इंटरफेस के लिए, बोलो जल्दी बोलो। NG इंटू साइन R2 इक्वल टू NA इंटू साइन E। ये याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ याद रखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल इक्वल टू समथिंग समथिंग। ये दो फॉर्मूला होगा, अगेन इसको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब जो दो डिराइव होगा उसको आपको याद रखना है। कैसे डिराइव करेंगे चेक करो, जब भी डिराइव करने बोलेगा तो वो दोनों पॉइंट्स आपको डिराइव करना है। अब क्या लेते हैं देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं थोड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए के बारे में, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या ए की वैल्यू दिया है तो उससे बाकी क्या वैल्यू निकल सकती है, चेक करना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इधर। हाँ ये अगर आई है तो ये वाला पूरा एंगल क्या होता है आई, बट उससे कुछ पता चलने वाला नहीं है। इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इस पॉइंट को ले लेते हैं Q और इस पॉइंट को ले लेते हैं R। देखो तो PQR ट्रायंगल है क्या? PQR क्या है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल PQR चेक करो, एक एंगल है एक एंगल है कितना A, ये एंगल क्या 90 माइनस R1 होगा। देखो तो, अरे ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये R1 है तो क्या 90 माइनस R1 होगा। यस सर, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि खिचड़ी हो जाएगा। 90 माइनस R1 प्लस ये R2 है तो ये क्या 90 माइनस R2 होगा। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 कैंसल, क्या A की वैल्यू R1 प्लस R2 है, आंसर है हाँ। A की वैल्यू क्या हो गई R1 प्लस R2, किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है। A की वैल्यू हमें याद रखना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन हर जगह मैं यूज किया हूं, मिरर में भी सब जगह। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या था बताना थोड़ा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच के जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालेंगे चेक करना ध्यान से इधर। इनिशियल में देखना ये था क्या, आंसर है हाँ। एमर्जेंट क्या ये है, आंसर है हाँ। इसको भी पीछे खींचो, क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन, आंसर है हाँ। जा रहा था ऐसे और अभी मतलब आ रहा था ऐसे और जा रहा है ऐसे, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को क्या हम डेल्टा लिख सकते हैं, आंसर है हाँ। इस पॉइंट को मैंने R लिया था, नीचे दिखाया, क्या इसको डेल्टा लिख सकते हैं, आंसर है हाँ। डेफिनेशन नहीं लिखाता हूं, ये 10th क्लास में पूछते थे डेरिवेशन, ये डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड क्या, डेल्टा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा। अब क्या ये वाला एंगल हमें पता है, आंसर है नहीं। फिर देखा, ये बताओ डेविएशन तो ठीक है, नेट डेविएशन डेल्टा है, बट एग्जैक्टली डेविएशन एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा है, बच्चे देखो डेविएशन एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा है, दो बार। एक बार ये डेविएशन और एक बार ये डेविएशन, बोलो हाँ कि ना। इसका नाम ले लिया डेल्टा 1 और इसका नाम ले लिया डेल्टा 2। नेट डेविएशन दो बार, ये डेल्टा जो है ना ये दो बार हो रहा है। देखो ऐसे गया ट्विन, ऐसे गया ट्विन, कितनी बार, दो बार। सो नेट डेविएशन डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। चेक करो, ये अगर आई है तो क्या ये अपोजिट एंगल सेम होता है, आंसर है हाँ। ये अगर आई है तो ये पूरा कितना होगा आई, ये R1 है तो बचा कितना, I माइनस R1। देखो फिर से, ये आई है तो पूरा आई,
ये R1 तो ये कितना हो गया I माइनस R1 प्लस। अब इसमें आते हैं, ये अगर R2 है तो क्या यहां से यहां तक R2 होगा? आंसर है हाँ। ये अगर R2 है तो अपोजिट R2 और ये E, तो बचा कितना E माइनस R2। ध्यान से देखो पूरा एंगल E है, ये है R2 तो बचा कितना E माइनस R2। माइनस वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया तो क्या R1 प्लस R2 आ गया? क्या R1 प्लस R2 ये है, तो I प्लस E माइनस A, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? डेल्टा। सो ये हो गया डेविएशन। इसी को अरेंज करके लिखें तो I प्लस E इक्वल टू क्या हो गया A प्लस डेल्टा। पता चला क्या? I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। सो प्रिज्म में 4 ही फॉर्मूला है, किसी भी टाइप का प्रिज्म हम सॉल्व करेंगे भले घुमा फिरा के दिया हो, इधर उधर कुछ करके दिया हो, लेकिन फॉर्मूला से 4 ही यूज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल में रिलेशन पूरे अपना रे ऑप्टिक्स में पूछ दे तो स्नेल्स लॉ ही बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल में कौन रिलेशन बताता है? स्नेल्स लॉ। बाकी दो फॉर्मूला A इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ऐसे याद रखना, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। सही है। R1 R2 सेम नहीं रखोगे, बाद में मैं कराऊंगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगा जब मिनिमम डेविएशन होगा तब R1 इक्वल टू क्या होता है? R2 होता है। सही है? सही है सर। पक्का? हाँ सर। टाइम खत्म होने वाला है क्या बच्चे कि है अभी? होगा शायद अभी 5 मिनट। हाँ 5 मिनट है। अब इसके बाद देखो तो बच्चा क्वेश्चन है क्या? इसके बाद देखो कुछ थ्योरी और है, ये क्वेश्चन ही है। जल्दी देखो जल्दी देखो क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ दो इधर मोबाइल को दे दे, मुझे मिल जाएगा। चलो बच्चे रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? बहुत ही हो गया, रिकनेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट हो जाऊं। सो एक क्वेश्चन देखना, थोड़ा अच्छा अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है? मैं क्रिटिकल इसमें डालूंगा, पहले नहीं बाद में डालूंगा क्रिटिकल। सो क्रिटिकल वाले में भी गड़बड़ नहीं। चलो क्वेश्चन लिखा जाए बच्चे। ए रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन लिखने में बड़ी कंटाल आता है। ए रे ऑफ, एक काम करो ना, सबके पास ये है ना ऑलरेडी, नोट्स है कि नहीं है? ग्रुप में भेज दिया था मैंने। अरे बोलो बच्चे, है। मैं लाइन बोल देता हूँ कितना लाइन छोड़ना है, डेटा लिखता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्रिज्म का, नोट्स में ऑलरेडी है। क्वेश्चन क्या है सुनो। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, रुको रुको 5 लाइन जगह छोड़ो क्वेश्चन के लिए, आप लिखो क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन नहीं, सुनो। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है बच्चे? 1.5। आगे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विद एंगल कितना? 60 डिग्री। इट मींस ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये आई की वैल्यू कितनी है बच्चे? 60 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। पासवर्ड बताओ। क्रॉस में, क्रॉस में किधर से क्रॉस में? अरे वाह, चलो इधर। सो क्वेश्चन में ऐसा था कि ये एंगल दिया है 60 डिग्री। आगे सुनो, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। क्या दिया है? 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। क्या दिया है? ए दिया है। ए दिया है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब क्या दिया है बच्चे? ए, और ए की वैल्यू भी कितनी है? 60 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड? सो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड डेविएशन मतलब क्या? डेल्टा। डेविएशन मतलब क्या? डेल्टा। कैसे करेंगे थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले ई और डेल्टा देखो, जो फॉर्मूला है लिख लो। सबसे पहले ए इक्वल टू क्या पता है? R1 प्लस R2, सही है?
आई प्लस ई इक्वल टू क्या पता है, ए प्लस डेल्टा। बोलो हाँ कि ना। ए पूछा नहीं है, साइड करो, डेल्टा तो पूछा है। डेल्टा के लिए क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए। देखो तो आई है क्या, ई है क्या, ए है। मतलब पूरा का पूरा जो मगजमारी करना है किसके लिए करना है, ई के लिए। विदाउट ई हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सही है यहाँ तक? दोनों तो पूछ ही लिया, ई पता चल जाएगा तो डेल्टा पता चल जाएगा। अब देखा यहाँ पे ध्यान से देखना, कभी भी प्रिज्म दे ना तो उसका रफ एंड डायग्राम बना ही लेने का, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ही होता है ना। ये दिखा देने का R1 होता है, ये क्या होता है R2 होता है, और ये क्या होता है ई। रफ एंड में बना ही लेने का, ठीक है। हमें ई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू देखा तो ई की वैल्यू एग्जैक्टली इस इंटरफेस के लिए होता है, सेकंड इंटरफेस के लिए। बट सेकंड इंटरफेस में चेक किया तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन स्नेल्स लॉ के लिए क्या R2 पता होना चाहिए, आंसर है हाँ। R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता, अगर R2 पता होता तो क्या निकाल सकते थे, E, और कोई ऑप्शन नहीं। फिर देखा ठीक है भाई R2 हमें पता नहीं, लेकिन क्या R1 निकाल सकते, आंसर है हाँ। इस इंटरफेस के लिए देखो क्या I पता है, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, तो क्या R1 निकल जाएगा, R1 और A पता है तो क्या R2 निकल जाएगा, R2 से क्या निकलेगा, E। समझ में आया लॉजिक कैसे सोचा? तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, इस इंटरफेस में आएंगे, सही है। सो स्नेल्स लॉ फॉर IIT1। किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? नहीं, कोई बात नहीं। सो IIT1 क्या लिखे हैं बच्चे, Na नहीं दिया है तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Na। सो Na into sin 60 इक्वल टू Ng। लिख देता हूं एक बार क्योंकि तुम लोग फिर चिल्लाओगे। सो Ng into क्या लिखोगे, sin R1। Na की वैल्यू कितनी बच्चे, 1 into sin what 60 इक्वल टू Ng की वैल्यू क्या 1 बाई नहीं 3/2 लिख सकते हैं, आंसर है हाँ। into sin R1 की वैल्यू पता नहीं है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू 3/2 sin R1। 2 से 2 कैंसल, सो R1 इक्वल टू क्या sin इनवर्स 1/3 आया। अरे बोलो आगे ना। अब तुमको ऑलरेडी क्या दिया रहता है, लॉग बुक दिया रहता है, उसके हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसने तो निकाला ही होगा हाँ। हाँ बच्चे इसने निकाला है, इसकी जो वैल्यू आती है ये होती है 34.15। ये एग्जैक्टली साइन इनवर्स इसकी वैल्यू होती है 0.58 और एग्जैक्टली किसके इक्वल जो होता है 34.15 डिग्री 34.15 डिग्री। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको क्या देखना पड़ेगा, लॉग बुक। जैसे R1 पता चला तो क्या R2 निकल जाएगा, आंसर है हाँ। A माइनस क्या हो जाएगा R1, तो 60 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है 15 ना, तो क्या 15.85 होगा, आंसर है हाँ। अच्छा सर है, अच्छा हाँ 25 3 2 5 25 पॉइंट कितना 85, किसकी वैल्यू निकल गई R2। अब वापस से क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। किस इंटरफेस के लिए, इस इंटरफेस के लिए। मैंने बताया था ना 4 ही फॉर्मूला यूज होते हैं, देखो एक दूसरा तीसरा भी यूज कर दिया, अब क्या चौथा। सो क्या लिखेंगे बच्चे, Nc into sin R2 इक्वल टू Na into क्या हो जाएगा sin E। Nc की वैल्यू 3/2 है, sin R2 की वैल्यू कितनी है 25.85, बोलो हाँ के ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 into sin E 1 into sin E 3/2। इसकी वैल्यू अगेन तुमको किससे निकालना पड़ेगा, लॉग बुक से, बट मैं तो बता ही देता हूं तो तुमको पता चल ही जाएगा। ये हाँ ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे आएगा 0.64 इक्वल टू क्या हो गया साइन ई। सो ई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे साइन इनवर्स 0.64, साइन इनवर्स 0.64 और इसकी वैल्यू आती है 39.8 डिग्री। कितना 39.8 डिग्री। सो फाइनली डेल्टा की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं ना,
आई की वैल्यू कितना 60, ये कितना 39.8, ए की वैल्यू कितना 60, तो डेल्टा की वैल्यू कितना 60 60 कैंसिल तो सेम 39.8 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया? आया सर। कुछ खराब था क्या? बस थोड़ा कैलकुलेशन था इधर उधर का, बट क्वेश्चन खराब नहीं था। आया फ्रेंड्स? आवड़े छे कि जावड़े छे? आवड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। बच्चे ऑनलाइन में देखो, सबको समझ में आया? आया क्या? यस सर, वेरी गुड। इसके क्वेश्चंस बोर्ड में भी फालतू आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी फालतू आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नहीं दिखाता हूँ, भाषण सुनाता हूँ। तो भाषण पे आते हैं। भाषण क्या है सुनो। क्वेश्चन इज दैट a ray of light makes an angle 60 degree. A ray of light makes an angle 60 degree on one face of a prism. क्या दिया है? I की वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। आगे बोला है कि फेस ऑफ ए प्रिज्म सफर्स ए टोटल डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो सफर्स ए टोटल डेविएशन कितना कर रहा है? 30 डिग्री। क्या दिया है? डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। आगे बोला है कि हाँ, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंट? नहीं सुनो। देन शो दैट द एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू अदर फेस। ध्यान से सुनना। ये क्या है बच्चे? आई है। ये क्या है? अपना आई है। ये क्या है? R1 है। ये क्या है? R2। अब शो करना है कि अदर फेस से परपेंडिकुलर, मतलब क्या रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है? अरे हाँ कि ना? शो करना है कि ये ऐसे जा रहा है, मतलब एमर्जेंट रे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? ये हमें शो करना है कि सो दैट द एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू अदर फेस। मतलब कैसा जाना चाहिए? कुछ ऐसा जाना चाहिए। परपेंडिकुलर टू अदर फेस मतलब ये ऐसा है कि ए की वैल्यू कितना प्रूफ करना है बच्चे? 0 डिग्री। नहीं है? अरे पैरेलल जो फेस बोलता तो ऐसे आता, परपेंडिकुलर टू फेस मतलब क्या बोला है? ऐसे। अब जरूरी नहीं कि रे ऑफ लाइट हो सकता है ज्यादा एंगल पे आ रहा हो, ये कुछ ऐसे जा रहा हो, कुछ ऐसा कंडीशन रहा होगा। अब also calculate the refracting index of prism, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन नहीं है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करना है कि E की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0, एंड देन फाइंड आउट क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है? याद है? पक्का? चेक करो क्या क्या दिया है। तो सब तो दिया ही है ना। हमें पता है कि एज E की वैल्यू चाहिए ना, तो एज I प्लस E इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा। 60 प्लस नहीं पता, ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30। क्या E की वैल्यू 0 आई? बोलो हाँ कि ना? सिंपल छे, बहुत सिंपल छे। ठीक है, अब देखो थोड़ा और अच्छा फील कराते हैं। क्या E की वैल्यू 0 है तो R2 की वैल्यू भी 0 होगी? आंसर है हाँ। अरे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर E 0 है तो R2, डायग्राम मैंने कुछ भी कैसे भी बनाया हो, लेकिन जब E 0 है तो R2 की वैल्यू भी क्या होगी? 0। बोली नहीं आना? अरे n1 sin I इक्वल टू n2 sin R जब लगाओगे ना, तो ये इधर वाला एंगल 0 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 0। मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो I भी कितना होगा? 0 ही होगा। तो उससे तुरंत पता चला कि R2 की वैल्यू 0 आ गई। आंसर है हाँ, R2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। जैसे R2 की वैल्यू 0 आया तो क्या A की वैल्यू हमें R1 प्लस R2 पता है? हाँ। अरे भाई लेकिन कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा ना। अब इस इंटरफेस में स्नेल्स लॉ लगाने का मतलब ही नहीं ना, रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। तो बचा क्या? इस सरफेस के I तो पता है, R1 थोड़ी पता है। R1 निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? 30 इक्वल टू R1 प्लस क्या हो गया? 0। सो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। आया? पक्का? आप क्या यूज करते हो? स्नेल्स लॉ। किस ये पे? फर्स्ट इंटरफेस। तो स्नेल्स लॉ फॉर IIT 1।
सो क्या लिखेंगे Na, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 1 into sin I, I की वैल्यू कितनी थी 60, 1 into sin 60 equal to Ng into sin R1 की वैल्यू कितनी है 30 नहीं है 30 है। सो sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इक्वल टू Ng की वैल्यू पता, बोलो बच्चे। सर हाँ बोलो। बोर्ड ब्लर हो रहा है। बोर्ड ब्लर हो रहा है। हाँ सर। बस एक सेकंड बस एक सेकंड मुझे देना। सो देखो इधर क्या किया √3/2 इक्वल टू Ng into sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2 क्या हो गया कैंसिल। सो Ng की वैल्यू क्या आ गई sin इनवर्स नहीं sin तो है ही नहीं √3 मतलब कितना 1.6 आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ लो फालतू टॉपिक है ना। अब चलो इसी में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। समझ में आया बच्चे सबको? यस सर। ऑनलाइन वाले? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फील के साथ देखते हैं क्वेश्चंस को। तो एक और क्वेश्चन दिया जाए। हाँ एक और क्वेश्चन है, बहुत फालतू क्वेश्चन है। नहीं फालतू तो दिया ही नहीं है इसने, ये गलत बात है। हेडिंग दो बच्चे जल्दी। मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। क्या लिखिए मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म वीवीआई कर दो। अगर डबल वी के जगह 3 वीवी लगाना पड़े तो डाल दो होल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या हिंदी है मिनिमम डेविएशन। वापस से क्वेश्चन आएगा लेकिन इसके साथ आएगा मिनिमम डेविएशन, सही है। फटाफट देखना है बच्चे, इससे पहले टाइम खत्म हो जाए। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, मजा आएगा, थोड़ा अच्छा फील भी होगा। क्या होगा ये प्रिज्म हमने कुछ देखा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रिज्म में सारे के सारे कैसे सेम रहेंगे। ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सही है। अरे बोलो ये A है, ये I है, ये क्या है ये R2 और ये क्या है E है, सही है। फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं है। अब मैंने बताया था कि जनरली R1 और R2 की वैल्यू सेम नहीं होती, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के लिए सेम होती है। जिस कंडीशन के लिए सेम होती है दैट इज कॉल्ड मिनिमम। अब ध्यान से सुनना, मिनिमम डेविएशन का ये जो केस किया गया प्रैक्टिकली डेटा के साथ किया गया। किसके साथ? प्रैक्टिकली। तो जो ये बाबा थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये इन्होंने ग्राफ बनाया I वर्सेस डेल्टा का, मतलब I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टा फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अलग अलग I के अकॉर्डिंग, मतलब फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ I, किसी वैल्यू ऑफ I के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ डेविएशन था। क्या था? कुछ वैल्यू ऑफ I के लिए आप कुछ किसी एंगल पे इंसिडेंट करेंगे ना, तो वहां पे देखो डेल्टा की वैल्यू है कि नहीं है? अब जब I की वैल्यू बढ़ाते गए, I की वैल्यू क्या हो गए? कैसे? इधर से 0 जैसे बढ़ाते गए, हाँ ऐसे एंगल क्या हो गया? बढ़ाते गए, तो देखा डेविएशन कम होते गए। डेविएशन क्या होते गया? कम होते गया। और एक पॉइंट पे आके हो गया मिनिमम। एक पॉइंट पे आके क्या हो गया? मिनिमम। उसके बाद अगेन बढ़ाते गए तो देखा अब फिर से बढ़ गया, फिर से क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन की वैल्यू I की वैल्यू जब कम थी तो डेविएशन ज्यादा था। जैसे I की वैल्यू को बढ़ाया तो डेविएशन क्या होने लगा? कम होते होते एक पॉइंट पे क्या हो गया? मिनिमम। एक पॉइंट पे आके मिनिमम। अब इस एंगल से वापस से जब बढ़ा रहे हो तब उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिस पॉइंट पे डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम हो गई, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे डेविएशन की वैल्यू क्या दिख रही है? मिनिमम। उस टाइम पे जब उन्होंने देखा तो I की वैल्यू E के इक्वल जो थी, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था? E पे। मतलब I की वैल्यू किसके इक्वल जो थी? E। I की वैल्यू E के इक्वल। इसका मतलब इंसिडेंट रे
और इमर्जेंट रे, क्या दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है? आंसर है हाँ। जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों सिमेट्रिकल था, किस सरफेस से? इस फेस के अबाउट। मतलब अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री था, उस टाइम में जो डेविएशन की वैल्यू थी सबसे कम थी। सही है। और ये बाय एक्सपेरिमेंट किया गया और बाद में उससे रिलेटेड रिलेशन बताए गए, उससे रिलेटेड रिलेशन बताए गए। तो देखो ध्यान से, क्या I और E इक्वल हो गया तो क्या R1 R2 भी इक्वल होगा? हाँ, सिंपल है। I और E इक्वल हो गया तो इस इंटरफेस में ये है, इंटरफेस में ये है, तो वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि बाहर में चेक करो तो यहाँ एयर है, यहाँ पे भी एयर है और अंदर में क्या है? ग्लास। बोलो हाँ कि ना? बच्चे ऑनलाइन वाले बोलो सर। हाँ सर। तो क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। हाँ ध्यान से सुनो, हमें क्या बताना? एंगल ऑफ डेविएशन। सही है। सो बताया गया कि when angle of incident, yeah, when incident ray and emergent ray are symmetrical about the surface, that is, उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे? that is I equal to क्या होता है? E, that is I equal to E, then deviation through the prism, ये स्टेटमेंट लिख के ही डेरिवेशन स्टार्ट करना, ठीक है? then deviation through the prism becomes minimum, comma called, क्या बोलेंगे उसको? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे बच्चे? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। सबको पता चला? अरे हाँ कि ना? तो ये कंडीशन तभी होता है, मतलब जब I की वैल्यू E के इक्वल टू हो गई, तब डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल टू हो गया? डेल्टा मिनिमम। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। इसी डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, और यही हमारा डेरिवेशन। ठीक है। सो सबको पता है ना डेल्टा मिनिमम कहाँ आता है? I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। मतलब I और E पता चल जाए तो उससे हिसाब से क्या निकल जाएगा? डेल्टा। हाँ कि ना? पक्का। चारों स्टार्ट करते हैं, चारों लॉ को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कि स्नेल्स लॉ सबसे पहले क्या यूज करते हैं? स्नेल्स लॉ फॉर किसके लिए? INT1 इंटरफेस 1 के लिए। चेक करो क्या लिखेंगे बच्चे? Na इंटू साइन I इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ NG इंटू क्या लिखेंगे? साइन R1। बोलो हाँ कि ना? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फॉर इंटरफेस 2 भावनाओं को समझ जाओ, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे बच्चे? NG इंटू साइन R2। बोलो हाँ कि ना? इक्वल टू Na इंटू साइन E की जगह मैं I लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है I की वैल्यू किसके इक्वल टू है? E। किसी को डाउट है? ये इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट सेकंड को अगर चेक करो तो क्या ये और ये सेम है? तो क्या ये और ये सेम हो जाएंगे? तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? R2। क्या R1 इज इक्वल टू R2 हो गया? बोलो हाँ कि ना? लेट दिस वन इज R। दोनों सेम है ना, उसकी वैल्यू क्या ले लिया? R। ठीक है यहाँ तक? जैसे यहाँ पे किया, जब R1 R2 सेम है तो क्या A की वैल्यू R/2 होगी? नहीं, R की वैल्यू A/2 होगी। सो एज हमें पता है एज A इक्वल टू क्या होती है बच्चे? R1 प्लस R2। मतलब क्या हो जाएगा? 2R। सो क्या R की वैल्यू A/2 आई? बोलो आगे ना। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। डाउट नहीं है। अब I प्लस E इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डेल्टा। क्या? A प्लस डेल्टा। अब हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा उस पर भी फोकस करते हैं। हमें क्या निकालना है? डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम का वैल्यू है I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा।
हाँ कि ना? अब आई तो पता रहेगा, तुम इंसिडेंट डाल दो, ई ढूंढने जाओगे क्या कितना हुआ है, नहीं। तो हमें हमारे पास क्या पहले से फिक्स रहता है, ए फिक्स रहता है, मतलब प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, फिक्स। बाकी कुछ चीजें फिक्स नहीं है, आई के अकॉर्डिंग बाकी चीजें क्या होगी, अलग अलग होगी। सही है याद है? सो इसका मतलब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में और एंगल ऑफ प्रिज्म, इन सब के टर्म में। अब जैसे डेल्टा की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालने की सोचा, डेल्टा मतलब एंगल, किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, इसका मतलब 100% क्या यूज करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। क्या यूज करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, आंसर है हाँ। चेक करो, ये स्नेल्स लॉ है, एलजी ऑलरेडी फिक्स है, R1 की वैल्यू R है, क्या R की वैल्यू ये बाई 2 है, आंसर है। अगर I की वैल्यू निकाल लिया तो डाल दो, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डेल्टा की। चेक करो यहाँ पे अगेन एज क्या लिख सकते हैं, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। बोलो आगे ना, अरे बोलो आगे ना, I प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मैंने लिख दिया। देखो यार I प्लस आई, क्यों, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे देखो 2i आ गया, क्या आ गया, 2i। सो I की वैल्यू क्या, a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 आएगा। क्यों किया, क्योंकि हमें I और R की वैल्यू रख के यहाँ पे स्नेल्स लॉ में डाल देना है। सही है, तो हमें I की वैल्यू पता चल गया और दूसरा किसका वैल्यू पता चल गया, R की वैल्यू। सही है, सो बाय पुटिंग, कौन सा टिंग, पुटिंग, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ I and R in इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख दो, दोनों में से कोई में भी आंसर वही आएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। सही है, कुछ भी नया फॉर्मूला यूज नहीं किया ना। सो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी यूज कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो चेक करो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में ही जैसे रखा, Na की वैल्यू कितनी, 1 इनटू sin I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, a प्लस डेल्टा मीन बाई 2, a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 इक्वल टू nz, n हो सकता है, n रहने दिया उसको, nz की वैल्यू क्या लेना रहने दिया, n, और इनटू sin r, क्या r की वैल्यू ये a बाई 2 थी, आंसर है हाँ। सो चेक करो क्या n की वैल्यू sin a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन sin a बाई 2 आया क्या, आंसर है हाँ। तो देखो हमें मिनिमम डेविएशन फिक्स है, मिनिमम डेविएशन फिक्स है, किसके लिए होगा, I और E जब सेम रहे उसके लिए होगा। तो देखो मिनिमम डेविएशन अगर हमें किसी प्रिज्म का निकालना है तो क्या वो I पे डिपेंड करता है, नहीं, वो फिक्स है, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। सही है, तो ये क्वेश्चन डेरिवेशन ना दो तरीके से पूछते हैं सीबीएसई वाले, मतलब सीबीएसई या गुजरात बोर्ड वाले। एक तो पूछते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन या डिराइव द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, जब भी बोलेंगे तो ये करना है। और नहीं तो दूसरा बोलते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, दोनों केस में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। n इक्वल टू क्या याद रखना है, n इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। अब ये भूल गए तो ये तो याद ही रख पाओगे, तो फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है ना, कंडीशंस याद रखो ना, इधर से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर भूल गए तो, अगर याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो थोड़ा लेट से बनेगा। आया सबको ऑनलाइन वाले, ही बताओ बच्चे, जल्दी बोलो आया क्या, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने स्कूल पे जो अभी अपकमिंग एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रख लो। किसमें, हाँ हाँ पॉसिबल है, क्वेश्चंस में एस, हाँ क्रॉस में ऊपर से नीचे। भाई देखिए बच्चे एक सेकेंड क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो चुप 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 चुप, क्वेश्चन देखो देखो। सो अगेन क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, 5 लाइन जगह छोड़ दो, नहीं 6 लाइन, 6 इधर देखो, 6 लाइन जगह छोड़ो। क्वेश्चन
द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री। ध्यान से सुनो, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री इज 30 डिग्री, मतलब डेल्टा मीन की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोला है, द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री क्या है डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। सही है, फुल स्टॉप। अब क्या बोला है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे दिया है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या पूछा है स्पीड ऑफ लाइट किसमें ग्लास। के अंदर तो कॉमन सेंस है भाई, n निकाल देंगे और n से क्या होगा v में रिलेट कर देंगे। हमें पता है n इक्वल टू क्या हो जाएगा sin a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है ग्लास का, बाजू में ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, हाँ क्योंकि वो है एब्सोल्यूट वाला टर्म। Ng को ब्रेक करोगे तो क्या Ng अपॉन Na आता है, तो क्या V अपॉन Vg आ जाएगा, यस। ये पता है, हाँ ये पता है, हाँ तो ये नहीं निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कैसा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज 1.5, तो Ng की वैल्यू कितना दिया है बच्चे 1.5। व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मतलब प्रिज्म को ऐसा प्लेस किया गया है कि क्या हो मिनिमम डेविएशन पोजीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा किसकी वैल्यू फाइंड डेल्टा मीन। सही है, अब डेल्टा मीन तब पता चलेगा जब a पता चलेगा। सही है, इसका मतलब सबसे पहला काम क्या निकालना a। सही है, चेक करो i पता है, हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, पहले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दें, r निकल जाएगा, r का डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, नहीं आया क्या लिखेंगे Na into sin i इक्वल टू Nz into sin r1 की जगह आधी लिखो ना, दोनों तो सेम ही होता है, r1 r2 क्या होता है सेम। Na की वैल्यू कितनी है 1 into sin i की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, Nz की वैल्यू 3/2 और ये क्या हो जाएगा sin r। सही है, 1/2 टू कैंसिल, सो sin r इक्वल टू कितना हो गया 1/3। बोलो हाँ कि ना, इससे r की वैल्यू निकल जाएगी, r की वैल्यू डबल कर देना तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी a। सही है, और फिर n वाला फॉर्मूला क्यों लगाना, i + e = a + डेल्टा कर देना ना, तो सबके लिए वैल्यू लेना, क्योंकि n वाला फिर कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा ना। अब i + e, i को सेम है तो 2i कर देना इक्वल टू e + i + a + डेल्टा, ये तो निकल ही जाएगा यहाँ से, डेल्टा निकल जाएगा। आया क्या बच्चे सबको, अरे हाँ कि ना, यस सर, यस सर। अब इससे रिलेटेड बच्चे प्रिज्म से रिलेटेड ना 2 या 3 क्वेश्चन और है इसमें, वो आपको घर से करके लाने हैं। कहां तक, ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग वाला छोड़ देना, उससे पहले 2 क्वेश्चन और है, 2 से 3 क्वेश्चन, उसको करके हम कल मिलेंगे, ठीक है बच्चे। यस सर, यस सर, यस सर। अरे ऑनलाइन वाले भी बोल दो।